हेलो स्टूडेंट। तो फिर से आज नया चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर, क्योंकि बहुत बच्चों का ऐसा डिमांड आया कि सर आपने बेसिक चैप्टर तो हमारा लिया ही नहीं, तो उस चैप्टर के ऊपर आपको वीडियो बनानी चाहिए। तो मैंने कहा कि वो चैप्टर मतलब कि थोड़ा ज़्यादा बेसिक हो जाता है, इसके लिए मैंने उसके ऊपर वीडियो नहीं डाली थी। लेकिन बच्चों ने बहुत डिमांड किया कि सर नहीं, वी वांट मतलब कि ऑल्सो वीडियोस ऑन द बेसिक चैप्टर, कि बेसिक जो हम लोग क्लियर करेंगे तो ही हम हमारे लिए ज़्यादा थोड़ा अच्छा रहेगा। तो मैंने कहा ठीक है भाई, उसके ऊपर भी मैं वीडियो आपको देता हूँ। तो मैंने सोचा कि ठीक है, फिजिक्स का फंडामेंटल चैप्टर होता है, इसके ऊपर भी मैं आपको वीडियोस देता हूँ, ठीक है। तो आइए देखते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर वेक्टर, कि उसको कैसे किया जाएगा। वेक्टर आला रे आला, वेक्टर आला, है ना। तो क्या है वेक्टर? नाम तो है चैप्टर का वेक्टर, लेकिन पढ़ते हैं हम लोग इसमें स्केलर भी है, और क्या क्या खूबियां होती है वेक्टर्स की, कैसे वेक्टर को पहचाना जाता है, कैसे डिनोट किया जाता है, कैसे कंपोनेंट निकाला जाता है, कैसे बहुत सारे वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकाला जाता है। इन सारी चीजों के बारे में हम लोग वन बाय वन करके डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले कि क्या है वेक्टर? क्या वेक्टर एक मेजरेबल चीज है कि जिसको मेजरमेंट के थ्रू मेजर किया जा सकता है, किसी भी मेजरमेंट वे के थ्रू, मतलब मेजरमेंट अगर आप कर रहे हो तो क्या वो मेजर किया जा सकता है, या फिर वो किसी क्वालिटी को भी रिप्रेजेंट करता है या फिर नहीं करता है? नहीं करता है तो वो क्या है, और करता है तो वो क्या है, ठीक है। जैसे कि आप दुकान पे गए और उससे बोले कि 5 दे दो, क्या 5 दे दो भाई? 5 क्या दे दो? 5 क्या दे दो? पहली बात तो बोलो कि 5 चॉकलेट दे दो, ठीक है। तो 5 चॉकलेट दे दो, अब कोई जाके बोल दे कि 5 केजी चीनी दे दो, शुगर दे दो हमको, और फिर मतलब कि किसी ने और भी जाके कुछ ऐसे, तो 5 चॉकलेट दे दो, 5 केजी शुगर दे दो, है ना। ये जहां हद तक मतलब कि बहुत मतलब कि सेम चीजें लगती हैं, जो दोनों चीजें क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। लेकिन अगर जैसे कि मैंने कहा कि रिक्शा में बैठा कि बोला कि चलो, कहाँ चलो? तो वो बताएगा कि आदमी कहाँ चलो, तलवंडी सर्कल जाओ, विज्ञान नगर जाओ, अंधेरी जाओ, ऐसे बहुत सारी जगहें हैं जहाँ मैं रहा हूँ। तो ऐसे, तो उस पॉइंट से और उस पॉइंट पे जाने में जो डिस्टेंस लग रहा है, या फिर उसके लिए जो पाथ ट्रेवल से ओके इनिशियल से फाइनल पॉइंट पे जाते हैं, तो जो पाथ ट्रेवल है उसको क्या बोला जाएगा, और जो हमारे पास जिस इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ जा रहे हैं उसको क्या बोला जाएगा। तो इन सारी चीजों का कैसे मतलब कि इनको कैटेगराइज किया जाएगा, कैसे पहचाना जाएगा कि ये जो फिजिकल पैरामीटर है, फिजिकल पैरामीटर्स हम बोलते हैं उसको, ये फिजिकल पैरामीटर्स या फिर फिजिकल क्वांटिटी, तो उनको हम लोग क्या वेक्टर या फिर स्केलर का नाम देते हैं, है ना। बाद में एक क्वांटिटी ऐसी भी आती है कि जो क्वांटिटी डायरेक्शन की चेंज होने की वजह से उसकी सिचुएशन चेंज तो हो जाती है, ठीक है। मतलब कि डायरेक्शन चेंज हुई तो सिचुएशन विल बी चेंज्ड, बट अब इसमें क्या होता है कि सिचुएशन चेंज होती है, लेकिन फिर भी वो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहलाती है, वो एक टेंसर क्वांटिटी कहलाती है। इसको करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैं बता चुका हूं, क्योंकि इसकी वीडियो मैंने बना दिया है 12th वाले स्टूडेंट्स के कहने पे। तो ऐसे ऐसी ऐसी वो क्वांटिटी है, वो करंट क्वांटिटी आती है, जिसको करंट है वो, और उसको हम लोग टेंसर क्वांटिटी की कैटेगरी में हमने उसको डाल के रखा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि फिजिकल पैरामीटर्स जो अपने पास हैं या फिर फिजिकल क्वांटिटी है, तो फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, तो वो फिजिकल क्वांटिटी अब वो दो हिस्सों में डिवाइड हुई। एक हुआ क्या, एक हुआ वेक्टर, और दूसरा क्या हुआ बेटा, दूसरा हो गया स्केलर। यानी कि
फिजिकल क्वांटिटी दो हिस्सों में डिवाइड की गई। फिजिकल क्वांटिटी कितने हिस्सों में डिवाइड की गई? दो हिस्सों में, क्योंकि अभी हमने एग्जांपल देखा। तो कहाँ गए, रिक्शे में बैठ के कहाँ गए, किस पोजीशन पे गए, स्टेशन से घर गए, तो वो स्टेशन से फाइनल से इनिशियल पोजीशन, इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच में डिस्टेंस क्या है, और वो कैसे डायरेक्टेड है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो होगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, है ना, चाहे जिधर भी होगा वो, तो उसका एक डायरेक्शन आएगा। वेक्टर और स्केलर में हमने उसको डिवाइड किया है। जैसे दुकान पे गए आप, दुकान पे जाने की बोल दिए कि भाई 5 किलो चावल दे दो, तो 5 किलो चावल दे दो, तो 5 किलो चावल दे दो, तो ये कोई ऐसा सेंस मतलब कि थोड़ी बात है मैं 5 किलोमीटर आ रहा हूं, है ना, तो 5 किलोमीटर आ रहे हो, कहां से कहां आ रहे ये नहीं, 5 किलोमीटर आ रहे हो, क्या ये दो चीजें हो गई। तो इसलिए हमने उनको बताया कि यार 5 किलोमीटर कहां से कहां आ रहा है, कि कोई एक इनिशियल पॉइंट होगी, कोई एक फाइनल पॉइंट होगी, उन दो पॉइंट्स के बीच में कैसा, किस डायरेक्शन में वो मूव करेगा, तो इस इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे वो जा सकता है। तो ये चीजें हमारे लिए डिफर करेंगे, है ना। तो वेक्टर और स्केलर हम लोगों ने इसलिए बताया 5 किलोमीटर आ रहा हूं, कहां से कहां आ रहा हूं ये पता नहीं है, तो उसको हम लोग स्केलर में डाल दिए, है ना, कि 5 किलोमीटर आ रहा हूं जस्ट स्केलर। लेकिन कहां से कहां आ रहा हूं और कहां से या फिर कहां से कहां को गया मैं, तो उसको हम लोग वेक्टर में डाला कि उसकी प्रॉपर क्वालिटी है, कि उससे देख के आदमी ये बताएगा 5 किलोमीटर कहां से कहां आ रहा है। कन्याकुमारी से उसको कश्मीर से कन्याकुमारी जाना है, तो बोले 5 किलोमीटर मैं 5 किलोमीटर आ रहा हूं, है ना, तो कहां से 5 किलोमीटर आ रहा है, बीच में से नहीं, तो भोपाल से इंदौर की तरफ जा रहा है कि कभी स्टार्ट किया है, तो यू डोंट नो ना। तो वो बोला कि 5 किलोमीटर मैं कश्मीर से कन्याकुमारी की तरफ सीधा आ रहा हूं, है ना, तो हम लोग ये समझ जाएंगे कि इनिशियल पॉइंट इज कश्मीर एंड टुवर्ड्स कन्याकुमारी ही इज मूविंग, है ना। तो इसकी वजह से हम लोग उसको बोलेंगे कि वो वेक्टर है यार, कि वो अपनी डायरेक्शन या फिर मूवमेंट की डायरेक्शन को स्पेसिफाइड कर रहा है, कि जैसे कि मैं, ये कश्मीर वाला पॉइंट है, ये कश्मीर वाला पॉइंट है, कन्याकुमारी वाला पॉइंट है, तो यहां से इधर की तरफ वो आएगा, यानी कि यहां से इधर। अब 5 किलोमीटर मैं आ रहा हूं, इसका मतलब वो यहां से यहां भी आ सकता है, यहां से यहां भी आ सकता है, इधर से इधर भी आ सकता है, बीच में यहां से कहीं भी जा सकता है, तो आप उसकी डायरेक्शन को बता नहीं पाओगे। तो हम लोग उसको क्या बोल देते हैं, स्केलर बोल देते हैं और वेक्टर बोल देते हैं। यानी कि आप क्या कह सकते हैं कि वेक्टर की डेफिनेशन अगर लिखना हो, थोड़ा सा थ्योरेटिकल टाइप का चैप्टर है, तो वेक्टर की डेफिनेशन अगर लिखना तो क्या बोल सकते हो आप, वेक्टर अ फिजिकल क्वांटिटी, क्या बेटा, अ फिजिकल क्वांटिटी which have, क्या, which have magnitude, क्या, magnitude and direction, दोनों हो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज के पास। तो अब इसको हम लोग और भी दूसरे अंदाज में लिख सकते हैं, जिसके पास क्या हो, क्वांटिटी, QUNTITY, क्वांटिटी एंड क्या, क्वालिटी। क्वालिटी हम जैसे कि फिजिक्स की लैंग्वेज में तो नहीं लिखना चाहिए, फिर भी लेकिन बता देते हैं कि वो अपने बारे में बताता भी है कि मैं ऐसा हूं। तो हम लोग ऐसी चीजों को, मेनली आपको ये चीज याद रखनी है, बस याद नहीं, इसको समझना है कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन जिस भी फिजिकल क्वांटिटी के पास होगा, उस फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं, कि वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मतलब कि फिर स्केलर को क्या बोलते हैं भाई, स्केलर क्वांटिटी भी होगी आपकी, है ना। स्केलर क्वांटिटी को हम लोग कैसे बोलेंगे, ये देखिए, स्केलर का भी डेफिनेशन मैं लिख देता हूं आपके लिए, क्योंकि आप मेरे छोटे से प्यारे से नन्हे से, है ना। तो स्केलर, अब बस समझाया मैंने आपको, कहां से कैसे, कैसे से कहां, वो पता ही नहीं है कुछ भी, है ना, कुछ भी हो सो खबर नहीं है। अब जैसे कहा कि भाई मुझे दर्द हो रहा है, तो दर्द हो रहा है, तो क्या दर्द को मेजर किया जा सकता है, नहीं, मेजर नहीं किया जा सकता है ना। और जैसे कि बहुत ऐसी चीजें जो मतलब कि इलॉजिकल बातें हैं, जिनमें कोई लॉजिक नहीं है, तो उनको साइंस में कंसीडर नहीं किया जाता, उसको साइंस में कंसीडर नहीं किया। लॉजिक वाली बातों को ही, दर्द को नापा नहीं जा सकता है ना, कि दर्द कौन सा दर्द है, प्यार वाला दर्द है कि दुख वाला दर्द है, कोई नहीं जानता है। तो स्केलर अ फिजिकल क्वांटिटी, क्या बेटा, अ फिजिकल क्वांटिटी
which have क्या ओनली मैग्नीट्यूड, है ना, ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन, है ना, डायरेक्शन नहीं हो, इसलिए मैंने लिख दिया ओनली मैग्नीट्यूड। लिखने के बाद तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी आपके लिए लिख दे रहा हूं, नॉट डायरेक्शन इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। तो वो स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है, और ये क्वांटिटी कैसी होती है, ये होती है वेक्टर क्वांटिटी। तो ऐसे स्केलर और वेक्टर को आप क्या कर सकते हो, डिफरेंशिएट कर सकते हो। इन डेफिनेशंस को आप नोट कर लीजिए, ये बहुत ही हेल्पफुल है आपके लिए। हाँ, और अब हम लोग स्केलर एंड वेक्टर का हम लोगों ने देखा इस तरह करके वन बाय वन करके इसका डेफिनेशन। अब थोड़े से इसके ऊपर एग्जांपल्स देखते हैं, क्योंकि जब तक एग्जांपल नहीं होगा तब तक मजा नहीं आती, फील नहीं आती है ना। तो ऐसी इन सारी चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं और स्केलर बोलते हैं। इसको भी हमने डिफाइन किया और समझाया भी कि फिजिक्स में उन सारी चीजों का ही इंपॉर्टेंस होता है कि जो सारी चीजें लॉजिकल हो। अब दर्द इज नॉट ए लॉजिकल वर्ड, है ना, इट कैन बी फील ओनली, है ना, नथिंग एल्स, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो आइए हम लोग वेक्टर और स्केलर का एक एक एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं। जैसे कि अब हमने कहा कि वेक्टर का आप एग्जांपल बताओ, एग्जांपल्स क्या है, एग्जांपल्स है वेक्टर्स, एग्जांपल्स क्या है भाई, कि जैसे क्या है, बहुत सारी चीजें, डिस्प्लेसमेंट है आपका, है ना, डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स है ना, और क्या है बेटा, वेलोसिटी है, स्पीड ना 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 स्पीड स्पीड और वेलोसिटी में बहुत अंतर होता है, देखिए मैं बताऊंगा आपको। एक्सेलरेशन है आपका, है ना, ठीक है, ऐसी बहुत सारी, मोमेंटम है आपका, है ना, क्या एनर्जी है, नहीं एनर्जी नहीं है, वो बाद में आपको पता चलेगा। इसी तरह स्केलर का अगर आप लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, स्केलर का आप बोल दीजिए डिस्टेंस है, इसी का अपोजिट चलिए, डिस्टेंस है, कहां से कहां, मतलब 5 किलोमीटर में चल रहा हूं, ये डिस्टेंस में आ जाएगा। कहीं से भी कहीं जा रहा है, मेरे को पता नहीं, वी डोंट नो अबाउट कि मतलब व्हाट इज द एक्चुअल कंडीशन ऑफ द पार्टिकल है, ओके। तो ये स्केलर, डिस्टेंस आ गया, फोर्स नहीं बोलेंगे, वेलोसिटी की जगह हम लोग क्या डाल देंगे, स्पीड डाल देंगे, एक्सेलरेशन नहीं, मोमेंटम नहीं, एनर्जी डाल सकते हैं बेटा, एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, वर्क डन डाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वर्क डन क्या होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। एंड हम लोग इसी वेक्टर वाले चैप्टर में पढ़ने वाले कि दो वेक्टर का जब हम लोग डॉट लेते हैं तो वो क्या मिलता है अपने को मिलता है स्केलर क्वांटिटी मिलती है। तो दीज आर द एग्जांपल्स बाय विच वी कैन डिफाइन द वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी इन फिजिक्स, है ना। तो अब हम लोग थोड़ा सा कहते हैं कि थोड़ा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंट करो सर, मजा नहीं आया, तो हम क्या करते हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को एक ही जगह रिप्रेजेंट करते हैं। हमने ये वाला पॉइंट जो अभी रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, ये पॉइंट को हमने काइनेमेटिक्स के चैप्टर में भी पहले वाले वीडियो में किया है, थोड़ा सा चाहिए तो आप वहां पे भी जाके देख सकते हो। अब देखिए, अब ये मान लीजिए कि 0,0 का कोऑर्डिनेट है, ठीक है, इस तरह हो जाएगा कि नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट ले लें, है ना, चलिए आप चाहे जैसे भी ले रहे हैं, है ना, आपको समझ में ही आने वाला, क्योंकि आप मेरे लिए तेज बच्चे हो, है ना। तो हमने ऐसा कहा कि चलो इसको 0,0 लिया, लेकिन हम लोग इसको ये नहीं बोलेंगे, हम इसको ओरिजिन ले लेते हैं, ओरिजिन हमारा है, ठीक है, कोई पॉइंट, इसको हम लोग क्या ले लें बेटा, ईस्ट ले लें, इसको क्या ले लें, वेस्ट, इसको क्या ले लें, नॉर्थ, इसको क्या ले लें, साउथ, ठीक है, यही होता है, यही होता है ना भाई। चुप 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 चुप, ठीक है। अब इसके बाद तो कंफ्यूजन हो गया है ना, तो ये है, तो मैंने ऐसा कहा कि 3 किलोमीटर, प्यारे बच्चों इधर देखो,
3 किलोमीटर आपका क्या है, हम लोग ईस्ट की डायरेक्शन में गए 3 किलोमीटर, ठीक है। फिर मेरा मूड घूमा, मैं नहीं अभी मैं 4 किलोमीटर साउथ में जाऊंगा, 4 किलोमीटर में साउथ में आ गया। अभी तक देखिए यहाँ पे देखिए डायरेक्शन में मेंशन करते जा रहा हूं, क्योंकि मैंने बताया कि ओरिजिन वाली पॉइंट से मैं 3 किलोमीटर ईस्ट की डायरेक्शन में गया, फिर जहां पे मैं 3 किलोमीटर में पहुंचा ईस्ट में, मैं वहां से फिर 4 किलोमीटर साउथ की डायरेक्शन में गया। किधर गया? साउथ की डायरेक्शन में 4 किलोमीटर गया। तो मेरे को बताइए कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट एंड व्हाट इज द डिस्टेंस। एंड इसको आप इस तरह भी डिफरेंशिएट करिए कि ये दोनों क्वांटिटी जो है आपके पास, ये वेक्टर और स्केलर को कैसे रिप्रेजेंट करेगी, ये और ये, है ना। तो मैंने कहा ठीक है भाई, तो हम लोग इस एग्जांपल के बाद उसका भी डेफिनेशन बताएंगे क्या होता है। तो ये 3, ये 4, ये 5, तो ये बताइए कि ईस्ट और साउथ की डायरेक्शन में एंगल कितना होता है बेटा? ईस्ट और साउथ की डायरेक्शन में एंगल कितना होता है? 90 डिग्री, है ना। ये एंगल होता है बेटा। एंगल को कभी भी आप इसी तरह देख सकते हो, ऐसे बिना इस तरह एंगल को आप नहीं देखोगे। और तो पूरा एंगल 180 होता है, तो ये कितना हो जाएगा? 90, ठीक है। तो मैंने कहा कि ये 90, ये 4, ये 3, तो आप पाइथागोरस थ्योरम, इसमें राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिख रहा है ना, राइट एंगल ट्राइंगल, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये डिस्टेंस आप निकाल सकते हो। ये कितना आ जाएगा? 5 किलोमीटर, है ना। कैसे? जैसे मान लीजिए O हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, तो हम लोग क्या कहेंगे कि आपको अपने को पता है कि OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OB का स्क्वायर, ये आता है। तो क्या हम लोग इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो OA की वैल्यू अपने पास 3 का स्क्वायर प्लस ये क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट 25 आ रहा है ना। तो 25 इज इक्वल्स टू OB स्क्वायर आ रहा है अपने पास, तो अपनी वैल्यू ये क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी OB की वैल्यू, है ना। तो हमने OB वहां पे 5 लिख दिया पहले ही। अब लेकिन सर इसको बताइए आप कि मतलब क्या है, इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम लोग कैसे बताएंगे। तो डिस्टेंस बेटा एक वेक्टर स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी का मतलब ये हो गया कि आपको इसको स्केलर मतलब स्केलर वाली वे से कि ओनली मतलब कि ऐसी ये क्वांटिटीज होती हैं कि जो सिर्फ क्या रिप्रेजेंट करती हैं, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती हैं। हमने डेफिनेशन में चीज लिखा, तो मैग्नीट्यूड मतलब क्या हो जाएगा कि भाई 3 किलोमीटर चला, 4 किलोमीटर चला, तो डिस्टेंस हमारे लिए क्या आ जाएगी, डिस्टेंस हमारे लिए क्या आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी 7 किलोमीटर। अब लेकिन डिस्प्लेसमेंट अपने लिए क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपने लिए क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट ये कि व्हाट इज द फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल। तो इनिशियल पोजीशन अपनी ये थी कि यहां से हमने चलना स्टार्ट किया था, वो पहले ईस्ट में गए फिर साउथ में आए, देन बट हम लोग चाहे जितना चले, हमसे उसमें मतलब नहीं कि व्हाट इज द एक्चुअल कंडीशन क्या है अपने पास। तो हमने कहा कि भाई इस एंगल को हम लोग क्या करते हैं, थीटा मान लेते हैं। क्या करते हैं, इस एंगल को हमने थीटा मान लिया, तो ये इधर से ऐसे करके ऐसे आ रही है अपने पास, है ना। तो ये अगर थीटा हो गया, तो आप बताइए मेरे को कि हम लोग इस ट्रायंगल को ऊपर बना लेते हैं ना बेटा, ऊपर बना लेते हैं ऐसे करके। तो ये वाली पॉइंट जो हो गई वो क्या हो गई, ओ हो गई। ए वाली पॉइंट कहां 90 डिग्री है और ये बी पॉइंट हो गई, राइट। अब इसके बाद ओबी जो अपना आया है, ये ओबी है, ये 5 किलोमीटर हो गया, और ये है कितना एबी कितना भाई, एबी 4 किलोमीटर है, तो ये 3 किलोमीटर हो गया, है ना। और ओ से ए वाली पॉइंट के लिए ये एंगल जो बन रहा है अपने पास, ये क्या बन रहा है, दिख रहा है आपको, टचक बेस, हाँ। तो ये 4 और 3 ये थीटा हमने मान के रखा। तो अब इसको निकालना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा। तो थीटा तो बहुत वैसे निकल जाएगा, tan थीटा, cos थीटा, sin थीटा, कोई भी निकाल लो। तो हम लोग निकाल देते हैं ऐसे ही, sin थीटा ही निकाल लेते हैं, ना। तो sin थीटा इज इक्वल्स टू 4/5 आ गया, है ना बेटा, पता ही होगा आपको।
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, या फिर आप क्या बोल सकते हो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, है ना। इसको एडजेसेंट और बेस भी बेस दोनों बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर एंड अपोजिट भी बोलते हैं, दोनों बोलते हैं। तो sin थीटा इज इक्वल टू 4/5 वैल्यू आ गई अपने पास। तो sin थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी, तो 4/5। तो बोलोगे आप सर ये क्या है, तो मैं इसका आपको याद करने के लिए बता देता हूँ। जब आप ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स में पढ़ोगे तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको समझाया जाता है। वैसे भी ये सब मेजरेबल चीजें हैं, मेजर करके निकाली जाती हैं, ठीक है। तो जब आपका sin थीटा इतना आया 4/5, तो ये वैल्यू कहने का मतलब कितना हो गया आपका 53 डिग्री का एंगल है, यानी कि थीटा कितना आ गया 53 डिग्री। तो ये कितना हो गया, ये 90 है 53, तो ये 37। तो 53 एंड 37 कितना हो गया 90, और 90 प्लस 90 180, और एक ट्राइंगल का पूरे तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। तो 53 डिग्री आ गया, ठीक है। तो इस तरह आप निकाल लेंगे वैल्यू, ऑलवेज इसको याद रखिए। तो sin 37 cos 37 sin 53 cos 53 tan 53 tan 37, इन किसी की भी इच्छाओं में से किसी की वैल्यू निकालनी है तो 3 4 5 आप याद रखिए। एक क्वांटिटी याद रखिएगा 4/5 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है 53 होता है, फिर ऑटोमेटिक आप निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस तरह हमने ये निकाल के बताया। तो अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं कि भाई जो थीटा आया, ये यहाँ पे हमारे पास थीटा है, ये कितना है 53 डिग्री है। तो 53 डिग्री का मतलब ये हो गया कि जो पार्टिकल है या फिर कोई लड़का है आप में से, वो क्या कर रहा है, वो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच में जो डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी किस डायरेक्शन पे है वो, तो उसका डायरेक्शन हम लोग बताएंगे कि भाई उसका प्रॉपर वे है यार, है ना, ये ऐसे है वो, है ना, कि उसका एक्स एक्सिस से या फिर ईस्ट से 53 डिग्री के एंगल पे 5 किलोमीटर दूर है ना, यानी कि 53 डिग्री के एंगल से अगर आप जाते हो तो 5 किलोमीटर आप जाओगे तो लड़के को पा जाओगे, है ना। अब ये तो हो गया एकदम प्रॉपर, आपने उसका एकदम लेखा जोखा बता दिया, गूगल मैप हो गया, है ना। लेकिन यार अब दिक्कत इसमें ये आ गई कि मैंने अगर कहा कि मैं डिस्टेंस से अगर इसको बताऊं तो कैसे, तो उसने क्या बोला कि डिस्टेंस जो है ये इनिशियल पॉइंट से 7 किलोमीटर दूर है। तो 7 किलोमीटर दूर कैसे हो सकता है, 7 किलोमीटर दूर ईस्ट में भी वो सीधा 7 किलोमीटर जा सकता है, उसको ना पता चले कि वो 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर जाने के बाद 4 किलोमीटर नीचे गया है ना। तो इधर से इधर भी हो सकता है, सीधा भी हो सकता है, और इधर से इधर भी हो सकता है, इधर से इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो यू डोंट नो, है ना। तो इसीलिए वेक्टर को वेक्टर बोला जाता है और स्केलर को स्केलर बोला जाता है। वेक्टर एक अच्छा लेखा जोखा किसी भी क्वांटिटी के बारे में सब कुछ बताता हूं, मैं क्या हूं, मैं कितना हूं, मैं कैसा हूं, मैं कहां हूं, ऐसे। तो ये सब सारी चीजों को हम लोग वेक्टर के थ्रू, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच में मैंने आपको डिफरेंस समझाने की कोशिश की। तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल, ये सब सारी चीजें बनाई, तो ये सब एग्जांपल्स हैं। तो अभी हम लोग वेक्टर्स की और भी बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं वन बाय वन करके। इसको आप नोट कर लीजिए पॉज करके, फिर मैं आगे बिठाता हूं और आगे बढ़ते हैं, है ना। आई, तो हम लोग वेक्टर भी देख रहे थे। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, हेडिंग डाल लीजिए आपको चाहिए तो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो कोई वेक्टर है, मान लीजिए कि वो क्या है, ए वेक्टर है, तो उसको लिखा कैसे जाएगा, हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर। तो ये एक वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है, ऐसे हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये एरो का मतलब बहुत बार बच्चे भूल जाते हैं, छोटे बच्चे,
क्योंकि वेक्टर ऑब्वियसली वेक्टर की वीडियो में बना रहा हूँ तो फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए बना रहा हूँ, जो 10th से भी आए हैं उनके लिए ही वेक्टर मैं बना रहा हूँ, है ना। तो इसका तो बहुत बड़ा चैप्टर मैथमेटिक्स में आपको 12th में बताया जाएगा, मजा आता है पढ़ने में। तो ये आ गया ए वेक्टर आपका इस तरह। अब ये बता रहा है कि क्या हूं मैं, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड सिर्फ क्या है, ये सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड को बताता है, ठीक है। और ये एरो किसको बताती है बेटा, ये डायरेक्शन को बताती है, ठीक है। तो बहुत बच्चे कहते हैं कि सर इसका मतलब ये है क्या कि एरो राइट की तरफ है तो ए वेक्टर जो वो राइट की तरफ, नहीं ऐसा मतलब नहीं है। तो बहुत बच्चे कहते हैं कि सर ये बोल दिया तो ये गलत है, ऐसे नहीं आप वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते। मैग्नीट्यूड तो सही है आपका, लेकिन ये इस तरह नहीं, राइट की तरफ ही एरो ऑलवेज रहनी चाहिए, ठीक है। तो दिस इज, आप कहोगे कि सर क्या कोई कॉपीराइट है क्या, हाँ कॉपीराइट ही आप समझ लो कि इसी तरह रिप्रेजेंट किया जाता है वेक्टर को, ठीक है। देन अगर कोई वेक्टर इस तरह लिखा हो तो सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड को बताना हो तो कैसे लिख सकते हो, तो उसको हम लोग क्या लगाते हैं बेटा, मॉड लगाते हैं, मॉड। इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड, ये क्वांटिटी, एक सिर्फ एक क्वांटिटी है, क्वालिटी नहीं है इसके पास, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बताएगी, ये वैल्यू इसकी वैल्यू के इक्वल है, ये दोनों क्या है, ये इक्वल है अपने पास, ठीक है। यानी कि इसकी मीनिंग और इसकी दोनों की मीनिंग क्या है, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये दोनों भाई भाई है ना, भाई 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 भाई, यानी कि ये कह रहा है कि हाँ भाई कितना, मैं 5, तो ये क्या बोलेगा, मैं भी 5, तो ऐसे कम थोड़ी हूं, है ना। तो ये दोनों चीजें आपस में एक दूसरे को एक ही बात बताती हैं, इन्हें सिमिलर है। अब इसके बाद हाँ, तो मान लीजिए कि जैसे कि ये ऐसे कुछ दिया हुआ है, ये एरो, ठीक है, बहुत बार ऐसे आता है डिफरेंशिएट करने के लिए, एक एरो ऐसे दे दिया है, तो ये तो पता चल रहा है कि एरो दे रहा है, तो एरो की हेड जो है, यानी ये जो तीर जाकर चुभ जाएगी आपको, ठीक है। तो ये क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, ये तो करेक्ट है, लेकिन अगर ये लेटर के ऊपर लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्शन बताएगा, ये करेक्ट है, ये किधर है, राइट की तरफ है, तो ये भी किधर है, राइट की तरफ है, लेकिन ये छोटी ये बड़ी है ना, तो दोनों की इनिशियल पॉइंट एक ही है, तो ये लेकिन इस ये वाला वेक्टर इससे छोटा है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड, मान लीजिए कि ये क्या है, ये कोई बी वेक्टर है और ये कोई ए वेक्टर है ना, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, कह सकते हैं, बिल्कुल आराम से कह सकते हैं, यहां से देख, क्योंकि भाई दोनों की डायरेक्शन तो एक ही साइड है, तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि हमने इसको बड़ा बनाया, तो ऑब्वियसली यार बड़ा बनाया तो है ना कुछ तो मतलब निकलेगा, क्योंकि तो उसका मतलब हम लोग कंपोनेंट में भी देख सकते हैं, ठीक है, कंपोनेंट निकालने को आपको सिखाएंगे, तो ऑब्वियस है, बट ऑब्वियस है कि हमारे लिए मैग्नीट्यूड के ऊपर ही कंपोनेंट का बहुत बड़ा असर पड़ता है कि कंपोनेंट्स क्या आएंगे। तो ऐसे ये रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंट किया जाता है। अब रही बात, एक में एक चीज और आती है, यूनिट वेक्टर आता है, तो यूनिट वेक्टर को मैं यहीं पे बता देता हूं, लेकिन वो कैसे निकाला जाता है वो भी मैं समझाऊंगा आपको, डोंट वरी। तो यूनिट वेक्टर का मतलब, यूनिट वेक्टर, यूनिट मतलब उसका मैग्नीट्यूड कितना, 1 है ना, तो यूनिट वेक्टर का मतलब, सर वेक्टर का मतलब फिर क्या है कि वो वेक्टर सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज किया जाता है, डायरेक्शंस के लिए। तो जैसे कि मान लीजिए कि ऐसे कह दिया गया कि कोई एक वेक्टर है ए, है ना, ठीक है, तो उसको इस तरह क्या लिखा जा सकता है, क्या ए कैप, है ना, यानी कि क्या आ जाएगा यहां से, ये पॉइंट ये आ जाएगा, ए वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर को कभी भी कोई भी वेक्टर यूनिट के फॉर्म में लिखना पड़े तो आपको उसको ऊपर टोपी लगाना पड़ेगा, क्या, तो क्या बन जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं, है ना, यूनिट वेक्टर। इसको हम लोग आगे देखेंगे, है, क्योंकि हमने यहां पे बताया। तो ये वेक्टर सिर्फ किस लिए होता है, यूनिट वेक्टर ओनली फॉर डायरेक्शन, ओनली फॉर डायरेक्शन, क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड कितनी होती है, इसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है, यूनिट वेक्टर, है ना, ये कितना होता है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, ऑलवेज ये 1 के इक्वल ही आएगा, यहां पे लिख देते हैं, है ना। तो ये सिर्फ किसको रिप्रेजेंट करेगा, ओनली डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, हाँ डायरेक्शन जरूर बताएगा, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे ये वेक्टर ए है, ये इसका मैग्नीट्यूड है, तो इसके पास भी तो मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे, मर जाएंगे, ठीक है, फिर क्या,
तो सिर्फ और सिर्फ क्या बच रहा है आपके पास, डायरेक्शन बच रहा है, तो वो सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहां से ये सारे रिप्रेजेंटेशन है ऐसे। तो मान लीजिए कि एक वेक्टर ऐसे दिया हुआ है, ये बी वेक्टर है। ठीक है, तो मैंने कहा कि यार अपोजिट वेक्टर इसके बनाना है कि एक अपोजिट वेक्टर आप बना के दिखाओ। तो मैंने कहा कि अगर माइनस बी ऐसे, ठीक है, ऐसे, तो वो क्या इधर की तरफ होगा? हाँ बिल्कुल, ये बात सही है, ऐसे हो जाएगा वो। तो हम लोग उसको माइनस बी में इस तरह दिखा सकते हैं डायरेक्टली। तो माइनस बी मतलब इस वेक्टर का मतलब क्या है कि मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन क्या डायरेक्शन उल्टा है? हाँ, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन क्या है? उल्टा है, उल्टी डायरेक्शन में इधर की तरफ जा रहा है। पहले इधर जा रहा था तो अभी इधर हो जाएगा। माइनस अगर हमने लगाया तो ओनली क्या हो जाएगा, डायरेक्शन विल बी चेंज्ड। तो ये आएगा इस तरह का, किधर की तरफ भी। ऐसा नहीं कि हॉरिजॉन्टल और इधर की है, ये ए वेक्टर है, तो हम लोग अगर इसको इधर की तरफ बना दिए तो ये माइनस ए वेक्टर हो जाएगा ना। देखो एकदम एंटी पैरेलल है, ये इधर की तरफ है तो ये इधर की तरफ है ना। तो पैरेलल, पैरेलल ये होता है, दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। और एंटी पैरेलल क्या होता है? एंटी पैरेलल, सॉरी हाँ, एंटी पैरेलल ये होता है ना, जैसे ये मार्कर है, ये क्या हो गया, ये हेड, ये जो ढक्कन है, ढक्कन मार्कर का, ये क्या हो गया, ये डायरेक्शन बता रहा है, टोपी, इसका टोपी ये है ना, ये टोपी, टोपी को बता रहा है। तो टोपी मतलब क्या हो गया, उसका डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये पैरेलल वेक्टर्स है, ये जूम है ना। और ये क्या है, ये नहीं नहीं नहीं, गलत गलत है ना, ये किधर आएगा, ऐसे है ना, ऐसे। तो ये क्या बताएगा आपका, तो ये आपका एंटी पैरेलल, तो उसको माइनस बी वेक्टर से इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप। ठीक है, तो दीज आर द रिप्रेजेंटेशन एंड इंपॉर्टेंट थिंग्स इज व्हाट, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर आपके पास इंपॉर्टेंट है, ये ए वेक्टर ए इस तरह आपको करना है ना। तो ये आप नोट कर लीजिए, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। इस तरह हम लोग वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने इधर ये चीज भी बताई कि डायग्रामेटिक डायग्राम से हम लोग भी ये देख सकते हैं कि ये वैल्यू ऐसे करके हम लोग इसमें मैग्नीट्यूड को बड़ा छोटा बता सकते हैं, ये चलता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए। अब हम लोग आते हैं कि भाई वेक्टर का डिनोशन जो आपने देखा कि वो इस तरह करके देखा, तो हम लोग आते हैं अब थोड़ा सा आगे। आई जे के आपने नाम सुना होगा, दिल थाम के बैठिए दोस्तों, थोड़े ही लम्हों की बात है, आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं आई जे के, है ना, म्यूजिक बजती है, तो आई जे के आएगा। तो हमने बचपन में जब हम पैदा हुए तो हमको 3 चीजें पकड़ाई गई, क्या क्या बताइए, एक्स वाई जेड। बचपन में तभी पकड़ाई गई सर, क्या आप भी मजाक करते? मैं मजाक नहीं करता हूं यार, देखो तो एक्स वाई एंड जेड को पकड़ाया गया आपके यहां। ठीक है, तो तीनों में आपके पास क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है तीनों एक्सिस में। ठीक है, एक्स वाई के बीच में भी 90 डिग्री, वाई और जेड के बीच में भी 90 डिग्री, एंड और क्या बचा है, एक्स और जेड के बीच में भी 90 डिग्री, है ना, तीनों एक्सिस के बीच में। तो आप कह सकते हो कि ये 3 मार्कर मैंने इसीलिए लिया था, आज ये सीक्रेट पता चला, है ना। यस, एक ही हाथ से पकड़ के दिखाएंगे। ठीक है ना, एकदम 90 पे, एकदम 90 पे, अभी 90 पे, है ना। तो ये एक्स वाई जेड, क्या नहीं सर, नहीं समझ में आया, एक्स वाई जेड कि बाप की बपौती है, ऐसे ऐसे जरूरी नहीं नहीं कि इसको एक्स ही मानना है, इसको जेड मानना है, इसको वाई मानना है, नहीं नहीं नहीं, जरूरी नहीं है। इसको आप क्या मान सकते हो, जेड मान सकते हो, मान सकते हो, इसको एक्स, इसको वाई मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, आपके मानने के ऊपर। ठीक है, तो ऐसे हम लोग एक्चुअल में 3D आपको बताया जाता है, लेकिन मोस्टली 2D के ऊपर ही फिजिक्स सिमट जाती है। मोस्टली 3D भी आता है, ऐसा नहीं, 3D बहुत यूज है, तो हम लोग इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कि ये ओरिजिन है। क्या है बेटा, ओरिजिन है।
अलग बात है कि हम वो पहले सारी चीजें जो आपको बताएंगे वो किसके लिए बताएंगे, एक्स और वाई के लिए बताएंगे, 2D के लिए बताएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग। तो सिर्फ हम लोग एक्स एक्सिस को कैसे डिनोट करते हैं, आई कैप से, वाई एक्सिस को कैसे डिनोट करते हैं, जे कैप से, और तो सर आपने बोला था कि कैप का मतलब क्या है, यूनिट है इसका मतलब, इट विल बी ओनली रिप्रेजेंट दी व्हाट, डायरेक्शन। हमने बताया ना कैप किसी भी चीज के ऊपर लगाओ तो आप उसका मतलब क्या समझो कि ये यूनिट वेक्टर यानी जिसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी 1, और ये सिर्फ और सिर्फ क्या बता रहा है, एक्सिस की डायरेक्शन बता रही है या फिर वेक्टर की डायरेक्शन बता रही है, किस डायरेक्शन में होगा, है ना। तो इधर की तरफ, इधर की तरफ, इधर की तरफ। तो सर ऐसा है कि पॉजिटिव के लिए हम लोग क्या ऐसे प्लस आई लिखेंगे, क्या लिखने की जरूरत नहीं, प्लस प्लस तो रहता ही है। हाँ, नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए क्या लिखेंगे भाई, नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए हम लोगों को लिखना पड़ेगा माइनस आई, ओके। नेगेटिव वाई के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, जैसे मैंने बताया था डायरेक्शन क्या हो जाती है, रिवर्स अगर हो गई तो नेगेटिव एक्स एक्सिस का मतलब क्या, ये एक्स तो ये इधर की तरफ नेगेटिव एक्स, ये वाई तो नेगेटिव वाई, ये सामने, ये एक्सिस सामने ऐसे है बनाया गया इधर बोर्ड पे ऐसे है ना। तो ये तीन चीजें आपको इधर की तरफ ऐसे दिख रही हैं प्यारे बच्चों, ऐसे करके, ठीक है ये, लेकिन ये बनाई गई है इधर की तरफ, 2D है ना बोर्ड अपना, तो इसलिए हम लोग नहीं बना पाएंगे। तो ऐसे कहानी आ रही है। तो नेगेटिव वाई के लिए नेगेटिव जे कैप, और फिर नेगेटिव जेड के लिए नेगेटिव के कैप, ये तीन अपने पास इधर तीन छह डायरेक्शन हम लोग देखेंगे, है ना। तो ये आई जे के है, और ये क्या होते हैं, ये सब यूनिट वेक्टर्स है। आई इज डिनोटिंग एक्स, जेड इज डिनोटिंग वाई, के इज डिनोटिंग जेड, है ना। तो आई जे के एक्स और वाई और जेड को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट वेक्टर के फॉर्म में, ठीक है। तो आइए अब हम लोग इसी चीज को थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं और एक क्यूब बनाते हैं, क्यूब बॉक्स, और उस बॉक्स से सारी चीजों को समझते हैं। भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, आए हाय मेरी नजर में तुम देखो। आइए गाना ना थोड़ा गाना चाहिए, आप भी गाया करो, म्यूजिक इज अ थेरेपी, है ना, रिलैक्स आपको फील होगा, गा के देखिए। क्यूब 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 क्यूब, ऊ ऊ ऊ ऊ, है ना। हाँ क्यूब बन गया। तो ये हम लोग मान लेते हैं, ये क्या मान लेते हैं, वाई, ये क्या मान लेते हैं, एक्स, और ये क्या मान लेते हैं, जेड, ठीक है। तो क्यूब आपको पता है, क्यूब मतलब क्या है कि जिसकी आपका कमरा जिसमें बैठ के पढ़ रहे हो इस टाइम पे, है ना। एक्स जो आपका ऊपर जो दीवार की हाइट है, मतलब छत कितना ऊपर है, नीचे वाले सरफेस से छत कितना ऊपर, तो वो जो कॉर्नर का ऊपर वाला सिरा होगा, है ना, सिरा मतलब साइड, वो क्या, वो आप क्या मान लोगे बेटा, वाई मान लो। और सरफेस पे दो आएंगे आपके, एक इधर की तरफ और एक उसी के 90 डिग्री पे सरफेस पे, तो एक को एक्स मान लो, एक को क्या मान लो, जेड मान लो, हो गया आपका क्यूब। तो क्यूब की एक खास बात हमने बचपन में पढ़ी थी, क्या कि उसकी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और इसको हम लोग ओरिजिन 0,0 बोलते हैं। इसका मतलब ये कि यहाँ पे x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो उसको हम लोग 0,0। तो आप बताइए कि क्यूब में टोटल कितने कॉर्नर्स होते हैं। आप अपने कमरे में बैठे हो, गिन लोगे फट से, 4 नीचे 4 ऊपर, क्या है आप बेवकूफ बनाते हैं, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 चढ़ाएंगे, 1 2 3 4 ओ 4 5 6 7 8। तो क्या सर आप ये बताओ कि 1 2 3 4 आपने जो लिखा, तो इधर हम लोग 7 इधर 8 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हो, ये आपकी मर्जी है।
ठीक है। तो क्यूब की साइड जो हम लोग लेते हैं, हम लोगों ने ले लिया कि इसकी साइड क्या है बेटा, ए है मान लीजिए। ए की वैल्यू बाद में हम लोग 1 ले लेंगे, 1 ले लेते हैं ना। साइड क्या है, 1 मीटर है। तो सारे पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट लिखना है 8 कॉर्नर का। तो 2 4 2 6 2 8 है ना। 8 का हमको क्या करना है, कोऑर्डिनेट लिखना है। प्यारे बच्चों के लिए, प्यारे प्यारे मेरे जो बच्चे हैं, मेरे छोटे भाई, उन लोगों के लिए छोटी सी छोटी चीजों को बता रहा हूं और बहुत ध्यान से समझिए, बड़ा मजा आने वाला आपको। तो ये जो एक्सिस है ये तो एक्स ही है, तो इस कॉर्नर को अगर लिखना पड़ेगा, इस कॉर्नर का कोऑर्डिनेट अगर आपको लिखना पड़ेगा तो क्या लिखोगे आप, इस कॉर्नर का वो एक्स के अलॉन्ग ही। तो एक्स एक्सिस पर क्या क्या जीरो, देख लो यहां पे एक्स एक्सिस पर मतलब हाँ पर है ना, कौन जीरो बराबर कौन जीरो, एक्स एक्सिस पर कौन जीरो, ऐसे लिखता हूं कौन जीरो है ना। तो बराबर क्या, z और y, ये दोनों जीरो होंगे। y एक्सिस पर कौन जीरो, पर कौन जीरो है ना। तो कौन कौन y पे, कौन कौन y पे जो दो है, दो ये बचे x और z। तो इसी तरह z एक्सिस पर कौन जीरो, अभी तक तो आप लोगों ने सीख लिया होगा कौन जीरो। तो हम लोग देख लेंगे x एंड y से, ठीक है। ये 3 चीज ध्यान दीजिए। तो ये जो कॉर्नर आपका पड़ रहा है, आपको नहीं दिख रहा है कि ये x एक्सिस पर ही पड़ रहा है। तो हम लोग, ये तो साइड है, यही तो सब साइड है, ये साइड है, ये साइड है और ये साइड है, तीन ही तो साइड है। मतलब टोटल साइड्स तो अपने पास 4 ऊपर 4 नीचे है ना, और 4 इधर 12 है। ये मतलब नहीं, लेकिन उनका डायमेंशन की बात मैं कर रहा हूं। तो वो डायमेंशन 3 टाइप के हैं, क्या, लेंथ, विड्थ एंड हाइट है ना। तो हम लोग क्या गया, तो ये सब, लेकिन सब क्या है, लेंथ एंड विड्थ एंड हाइट, यानी कि L इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू एच इज इक्वल्स टू 1, यानी कि यही तो क्या होता है Q। ये मतलब नहीं कि 1 ही हमेशा रहता है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करो। 1 नहीं, जरूरी नहीं है, कुछ भी ले लो आप, वो बड़ा क्यूब है, छोटा क्यूब है, छोटा डब्बा, बड़ा डब्बा, कुछ भी हो सकता है वो तो है ना, लेकिन ये होना चाहिए तो क्यूब आएगा ये। तो ये एक्स एक्सिस पर ही है ये वाला कॉर्नर, चौथा वाला। तो एक्स एक्सिस पे कौन जीरो, जेड और वाई क्या जीरो। इसका कोऑर्डिनेट हमको लिखना है बेटा, है ना। तो यहां ये क्या है, इनिशियल पोजीशन जीरो। तो हम लोग एक्स में कितना चल रहे हैं, ये यहां से अगर यहां आए तो उसी का लेंथ उसी साइड का ही, मतलब साइड की लेंथ इतना ही चले ना हम लोग, तो उसको क्या लिख सकते हैं। तो हाँ, पहले लिखने का तरीका भी आप सुन लीजिए कि पहले क्या लिखते हैं, पहले x लिखते हैं, कभी भी कोऑर्डिनेट लिखा, फिर y लिखते हैं, फिर z लिखते हैं। ये प्रोसेस होता है x y z, ठीक है ना। आप बोलोगे नहीं सर मैं कुछ दूसरा लिखूं, तो लिखो दूसरा, क्या करना है, जेई मींस से आपको -1 नंबर मिलेगा। तो ये आ जाएगा 1, 0, 0 है ना, ये आ जाएगा क्योंकि वो x एक्सिस पर ही है। लेकिन दूसरी बात ये भी है ना कि हम जे में या फिर y और z में हम लोग चले ही नहीं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, घंटा, कुछ नहीं लिखने वाले हैं ना। तो 1, 0, 0 ये लिखेंगे, खत्म हो गया। चलिए अब ये इसका पहले एक्सिस वाले को खत्म कर लेते हैं। इसमें कितना आएगा, है ना। आप जैसे इस ये जो साइड है ये z एक्सिस के अलॉन्ग, इसमें जैसे ही आप 1 चले तब तक ये कॉर्नर आ गया, तो क्या लिखेंगे 0। पहले x में कुछ चले नहीं, x में तो इधर चलना पड़ेगा, उधर चले ही नहीं आप। क्या y में चले, इस डायरेक्शन में चले, क्या नहीं चले, तो उसको भी 0। और क्या z में चले, हाँ चले, तो उसको लिख लिया 1 हम लोगों ने, है ना। फिर इसका भी इसी तरह, तो इसमें कौन 0, x 0, y 1 और z कितना हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा। तो ये आ गया अपने पास। तो ये सारे कोऑर्डिनेट्स हमने लिख दिए, है ना। अब हमने 3 अभी लिखे, अभी हम लोगों को लिखना है क्या, 3 लिखना है, ये तो पहले से ही लिख चुके हैं हम लोग। 5 लिखना है, 8 लिखना है, 7 लिखना है, ठीक है। तो आप हमको ये बताइए कि 3 तक पहुंचने में हमको क्या क्या करना पड़ेगा। क्या हम लोग इधर से जाके इधर भी आ सकते हैं, आ सकते हैं, इधर से जाके इधर भी आ सकते हैं, आ सकते हैं। तो आप मेरे को ये बताइए कि 3 तक पहुंचने में आप किधर से जाना पसंद करते हो।
आप में से एक बच्चा है, वो क्या कह रहा है कि सर मैं इस डायरेक्शन से आऊंगा फिर इधर आऊंगा। तो मैंने कहा कि भाई तुम कितना चले, तो वो बोला कि सर मैं यहां से चलूंगा तो इधर 1 आऊंगा, फिर इधर जब आऊंगा तो 1 आऊंगा। तो क्या जब इधर यहां से फोर्थ कॉर्नर से थर्ड कॉर्नर की तरफ आप आ रहे हो, तो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर में आते टाइम पे आप किस एक्सिस के अलोंग जा रहे हो, मतलब किस एक्सिस के पैरेलल मूव कर रहे हो? आप जेड एक्सिस के पैरेलल मूव कर रहे हो। देखो ये ऐसे है ना, ये ऐसे, तो ये भी ऐसे, देखो पैरेलल है कि नहीं ये दोनों। इस वेक्टर को इधर शिफ्ट करो ऐसे, देखो पैरेलल आ गया, यानी कि जेड एक्सिस की तरफ जा रहे हो। एक्चुअली में तो देखा जाए तो ये ऐसे आएगा, एक्चुअल में, एक्चुअल फिगर ऐसे, समझ रहे? तो कितना आएगा? 1 आएगा फिर से, क्योंकि साइड सब क्या है, इक्वल है ना। तो 1 1, यानी कि किस में मूव किया? एक्स में और जेड में। वाई में नहीं, वाई में मूव ही नहीं किया। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स में कितना मूव किया? 1, और वाई में कितना, जेड में, वाई में कितना? 0, जेड में कितना? 1। ये 1 0 1 ये आ गया। लेकिन अगर आपने कहा कि सर मैं इस तरह आऊंगा, तो सर मैं पहले तो जेड में मूव किया, तो इसका मतलब जेड पहले लिखा जाना चाहिए। नहीं, लिखने का प्रोसेस अपना यही रिप्रेजेंटेशन, कि कंफ्यूजन ना हो कि पहले किधर क्या कर रहे हैं, ये सब मतलब नहीं है। इट इज मतलब कि इट्स डिपेंड अपॉन ऑफ यू, कि आप चाहे जैसे मूव करो, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। कि मान लो कि इधर से आप इधर आ रहे हो, तो इधर कोई होटल नहीं मिला खाने पीने के लिए, तो फिर इधर तक, यही यहाँ घर है ना, तो बीच में यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे होटल है, तो आप इधर से इधर आना पसंद करोगे ना, तो ये आपकी कन्वीनियंट। लेकिन हम लोगों का लिखने का स्टाइल एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड ही रहेगा, वो हम नहीं बदलेंगे, कदापि नहीं, है ना। अब इस तरह तो आप बहुत ही अच्छे बच्चे हो, वो लिख लोगे। तो इसी तरह इसका लिखेंगे हम लोग। तो ये इधर आए हम, तो इधर भी हम 2 तरीके से पहुंच सकते हो, वाई में जाए जेड में आए, है ना। तो हम उसको बनाते चलते हैं आपके लिए। देखिए, तो हमने कहा कि हम इधर से इधर आएंगे, तो ये पहले किधर आए? जेड में, फिर किधर जा रहे हैं? वाई की डायरेक्शन में। देखो ये वाई है, ये भी वाई है, ये भी वाई है, तो ये देखो 2 पैरेलल डायरेक्शन है ना। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे आप जेड में चल रहे हो और वाई में चल रहे हो। एक्स में क्या है? 0 0 1 1 ये चल रहे हो आप। अब इसी तरह 8th वाला लिखोगे आप। तो 8th वाला कैसे जाओगे आप? 8th वाले में कैसे पहुंचोगे? 8th वाले में आप पहुंच सकते हो या तो इधर से ऐसे जाओ, इधर से ऐसे आओ, इधर से ऐसे आओ, है ना, और या फिर इधर से जाओ, इधर से आओ, इधर से आओ, है ना, या फिर इधर से आओ, इधर से आओ, इधर से आओ, या फिर इधर से आओ, इधर से आओ, इधर से आओ, है ना। 4 पे हो गया क्या? फिर या फिर इधर से आओ, इधर से आओ, इधर से आओ, यानी कि क्या देख रहे हैं हम सब डायरेक्शन में देख रहे हैं। देखो 1 2 3 हर जगह 1 2 3 1 2 3, है ना, 1 2 3, तो तीनों डायरेक्शन में हमको चलना पड़ रहा है। देखिए, तो एक को हम लोग किसी को कंसीडर करते हैं। देखिए ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, देखो नहीं, तो वाई एक्सिस के अलोंग ये चल रहे हैं, और ये जेड है ना, ये जेड एक्सिस के अलोंग चल। तो एक्स में भी चलना पड़ रहा है, वाई में भी चलना पड़ रहा है, जेड में भी चलना पड़ रहा है, और तीनों का डायमेंशन क्या है? 1। तो क्या लिख देंगे इसको? 1 1 है ना। तो 1 1 1 हो गया ये अपने पास, ये ठीक है, ये वैल्यू आ गई अपने पास। और इसी तरह 5 का लिख लीजिए, x में गए, y में गए, तो x में गए 1, y में गए 1, तो z में कितना? 0, ये आ गया। तो इस तरह हमने 8 कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू लिख ली है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कोऑर्डिनेट। तो इस तरह कोऑर्डिनेट लिखा जाता है। तो अब हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे मैथमेटिकली, कोऑर्डिनेट्स को ही मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने का वेक्टर के फॉर्म में क्या होता है उसको बताना है ना, कि उसका वेक्टर का पोजीशन क्या है, कि उससे हम लोग अंदाजा लगा ले कि ये कहां पे है, कैसे है ना। आइए देखते हैं। तो अब इसी तरह सारे को हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरह लिखेंगे। हम लोग, हमारा मेन मकसद क्या है? आपको आईजेके सिखाना, ठीक है। तो आईजेके, तो आईजेके जो लिखा जाता है बेटा ना, वेक्टर कभी भी लिखा जाता है तो फाइनल माइनस इनिशियल किया जाता है। क्या किया जाता है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल से आपको क्या पता चलता है
ये वेक्टर की डायरेक्शन की भी हम लोग उसमें देखते हैं कि वेक्टर का डायरेक्शन क्या है। तो क्या हम लोग सिर्फ यहां पे लिखे ऐसे करके आंख बंद करके, तो ये क्या लिख देंगे 1,0,0 को क्या लिख सकते हैं 1,0, पहले वाला, ये चौथे वाले कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, फोर्थ वाला क्या लिखा जाएगा आई, सिर्फ आई, जीरो को क्या रिप्रेजेंट, जीरो से जो टकराएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। तो फोर्थ, अब हम लोग तीसरे को भी इसी तरह लिखेंगे 1,0,1, थर्ड वाले को तो क्या आ जाएगा आई प्लस 0j प्लस क्या आ जाएगा के कैप, ठीक है। इसी तरह हम लोग ये पहला है, पहला फर्स्ट वाला क्या लिखेंगे, फर्स्ट वाले को 0i प्लस 0j प्लस 0k, तो इसको भी क्या इससे दुश्मनी है, इसको भी पूरा लिखो, है ना। तो लिख देते हैं 0j कैप प्लस 0k कैप, है ना। तीन लिख दिया हमने। सेकेंड वाला लिखते हैं, सेकेंड इज व्हाट, ये है, तो 0i प्लस 0j प्लस 1k, है ना। तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, उसी तरह वो उतना ही होता है, 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा 1 ही होगा। फिर उसके बाद सातवां, सेवेंथ कोई भी इसी तरह लिख लीजिए 0i प्लस j कैप प्लस k कैप, है ना। फिर एट्थ लिख लीजिए बेटा, एट्थ वाला क्या हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप के कैप। ये बेचारा अच्छा है, किसी के साथ भेदभाव नहीं है, हम सबको देंगे 1 2 3 4 5 6, अभी कौन सा सिक्स्थ एंड फिफ्थ बाकी है। तो सिक्स्थ वाला कौन सा हो जाएगा बेटा, सिक्स्थ वाला हो जाएगा, सिक्स्थ वाला हो जाएगा आई 0i प्लस जे प्लस 0k, है ना। फिफ्थ वाला क्या हो जाएगा, फिफ्थ वाला हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस 0k कैप, है ना। तो ये वैल्यू अपने पास इस तरह में वेक्टर में इस तरह हमको इसको लिखना है ना। तो आपको अभी कि सर इसका एक स्टाइल बताओ कि स्टाइल में रहने का, है ना, कि कैसे एक्चुअली में लिखा जाए इसको। तो मेरा मेन मकसद वही है कि इसको फटाफट क्या करता हूं, पॉज करके आप वो कर लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं, है ना। सुना है देश में कोरोना वायरस की वैक्सीन रूस में बन चुकी है, क्या बात है। तो जल्द ही ये हेल ऑफ कोरोना वायरस खत्म होने वाला है और हम लोग फिर से चाट समोसा जलेबी कचौरी खा सकेंगे। मेन दिक्कत तो यार उसी की है ना, घर का खाना कब तक खाए यार। तो आइए तो मैं वेक्टर लिखने का एक तरीका बताता हूं आपको कि मान लीजिए फाइनल है, क्या है फाइनल पोजीशन यहां पे, और ये क्या है इनिशियल पोजीशन। ध्यान से देखना, ठीक है। इसका जो पॉइंट है वो x1, y1, z1, इसका जो पॉइंट है x2, y2, z2 है, ये दो पॉइंट्स। तो मैंने कहा कि एक ऐसा पार्टिकल जो इधर से इधर जा रहा है ना, ये ऐसे, तो उसका ऑलवेज डायरेक्शन तो मैं इस इधर की तरफ दिखाऊंगा, यानी कि एक वेक्टर अगर बनाता हूं, मान लीजिए इसका नाम मैंने ए वेक्टर दे दिया, ठीक है। तो उसको कैसे वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखा जाए, कि ये सब इतना लिखना झंझट क्या जरूरत है ना। तो वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा कि अपने पास डायमेंशन तो कितने होते हैं, 3। कौन कौन से, एक्स वाई एंड जेड, 3 ही डायमेंशन अपने पास होते हैं ऑलवेज। एक्स वाई और जेड के 3 डायमेंशन होते हैं। गिर जा रहा है यार ये तो, है ना। कितनी बार गिरेगा भाई। ये एक्स वाई जेड 3 डायमेंशन, पहले फंसता था, हाँ अभी ये तो 3 डायमेंशन ही होते हैं अपने पास ऑलवेज। हम लोग 8D भी सुना होगा, तो 8D मतलब कि इधर से थोड़ा सा पीछे में आके देख लिया, 8D 10D फालतू चीज है, लेकिन ओरिजिनल 3 ही होता है, ठीक है।
तो हम लोग वेक्टोरियल इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर किसी दो पॉइंट्स को लेके हम लोग वेक्टर कैसे लिखेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, ये x मतलब क्या i, y मतलब क्या j कैप, और z मतलब क्या k कैप, है ना। x2 फाइनल माइनस इनिशियल क्या करते हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, तो x2 माइनस x1 i कैप, ये तो i का है, i का आइटम है अपने पास, प्लस y2 माइनस y1 k कैप, सॉरी j कैप, प्लस z2 माइनस z1, ठीक है, k कैप, ये अपना वेक्टर a है। ऑलवेज इस तरह वेक्टर लिखोगे आप, ठीक है। मान लो बहुत बार ये ऑब्सेंट रहता है, z वाला आइटम नहीं दे, दो ही कोऑर्डिनेट, तो उसको ऑब्सेंट कर देना, ये लिख देना सिर्फ, ठीक है, चलेगा। तो इस तरह हम लोग वेक्टर दो पोजीशंस के बीच में लिखते हैं। ये चैप्टर आपको बहुत और भी ब्रॉड में जाके बताया जाएगा, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये ऐसे आपको बस ध्यान देना है, ज्यादा कुछ मगजमारी नहीं है इसमें, समझ गए। ये तो आपको बाद में 12th में चल के इसका बहुत बड़ा चैप्टर है यार, मजाक थोड़ी, उसको यहाँ पे उस सर बाद में बताते हैं, वो डोंट वरी, आपको टेंशन नहीं उसके लिए लेना है। तो इस तरह आपको देखना है ना। अब हाँ, तो ये इस तरह आपको वेक्टर्स लिखने हैं, ठीक है। इस तरह आप वेक्टर्स, कोई भी किसी भी दो पॉइंट्स को लेकर आप वेक्टर्स को लिख सकते हो, ठीक। अब हम लोग अभी तो सिंगल वेक्टर की बात कर रहे थे, अभी लाते हैं डबल वेक्टर, मार्केट में लॉन्च करते हैं नया नया, कि डबल वेक्टर से क्या होगा, कैसे होगा। जादू तेरी नजर, इतना सुरीला गाता हूं मैं कि मुर्दा भी उठ के जग जाएगा। उठ के जग जाएगा क्या मतलब है यार, सब दोनों मतलब एक ही है। जग के उठ जाएगा, दोनों मतलब एक ही है। नहीं, सोया हुआ मुर्दा ना, मरा हुआ मुर्दा उठ जाएगा। चलिए, अब वो पता नहीं कैसा गाता हूं, अच्छे की वजह से उठ जाएगा कि उसके वो भी डर जाएगा यार, कितना गंदा गा रहे यार, मैं भी चलता हूं, मैं भी हमेशा के लिए सो गया था। तो अब हमको क्या लिखना है, डबल वेक्टर। अब हम लोग देखते हैं कि डबल वेक्टर्स का अगर आते हैं तो कैसे हम लोग क्या करते हैं, उन चीजों को भी हम लोग देखेंगे। तो डबल वेक्टर्स कि भाई मान लीजिए जनरली दो वेक्टर्स हैं बीच में, जिनके बीच में क्या है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी, डबल वेक्टर, ठीक है। डायरेक्शन दे देते हैं, हेड बता देते हैं, वैसे तो यहां लगाया है, उनके बीच में क्या है, थीटा एंगल है, ऐसे बीच में है। तो रिजल्टेंट या फिर इन दोनों का एक सिंगल डायरेक्शन में क्या इफेक्ट होगा वो अपने को बताना है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस वेक्टर इन ए सिंगल डायरेक्शन, या फिर इन दोनों का कॉम्बाइन इफेक्ट क्या पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपको ये तो समझ में आता है ना कि मेरे को 5 न्यूटन फोर्स से राइट में और 5 न्यूटन फोर्स से लेफ्ट में, तो मैं कहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, यहीं जाऊंगा, है ना, खींचो खींचो खींचो, नहीं बोले। अभी कहा कि 10 न्यूटन राइट 5 न्यूटन लेफ्ट, तो क्या मैं 5 न्यूटन के रिजल्टेंट की वजह से राइट में जाऊंगा, क्यों, 10 माइनस 5 किया, तो क्या होगा, इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट आपको किधर समझ में आ रहा है, राइट की डायरेक्शन में समझ में आ रहा है ना। तो राइट की डायरेक्शन में, तो इसका तो आपको बड़ा समझ में आ रहा है, लेकिन मान लीजिए कि मेरे को 10 न्यूटन से इधर और 5 न्यूटन से इधर खींचा जा रहा है इस डायरेक्शन में, ऐसे, इधर नहीं, इधर की तरफ, तो मैं किधर जाऊंगा, या फिर मेरे ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो कैसे आएगा, कितना आएगा और किस डायरेक्शन में आएगा। पहले तो आप बड़े आसानी से बोलते थे कि 5 माइनस कर देंगे तो 5 की वजह से इधर चले जाएंगे हम। तो उसी तरह हम लोग रिजल्टेंट देखने वाले हैं कि कैसे दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट हम लोग निकालते हैं। तो हमने ऐसा क्या दिया अच्छे के लिए कि सर ये जो बी वेक्टर है ना, ये एक्स एक्सिस के अलोंग ही मान लेते हैं हम लोग, क्या कर लेते हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग ही मान लेते हैं। तो इसमें डबल वेक्टर्स में मैं आपको कंपोनेंट भी निकालना सिखाऊंगा, कंपोनेंट ले आइए, लिख बता देता हूं, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स।
तो पहले हम लोग इसके ऊपर जाएंगे, फिर इसके ऊपर आएंगे। ये अपना क्या है, प्राइमरी रे, एंड दिस इज सेकेंडरी। हमारा सेकेंडरी टर्म जो है ये आएगा, तो पहले हमको उसको करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कि दो वेक्टर तो लग गया सर, कि मान लीजिए कि यहाँ फील नहीं आ रहा है, तो हमने यहाँ पे एक ब्लॉक बना दिया है। क्या बना दिया है, ब्लॉक। ब्लॉक तो जानते हो ना, गुटका गुटका गुटका, अबे खाने वाला गुटका नहीं, ये ब्लॉक हो गया। ब्लॉक किस स्पेलिंग से है ना, सीके, हाँ ठीक है। तो एक फोर्स है, ये एक फोर्स से मान लीजिए लग रहा है, तो रिजल्टेंट इसके ऊपर बताना है। तो फर्स्टली हमको क्या करना पड़ेगा कि देखो कंपोनेंट का मतलब क्या होता है एक्चुअली, ये पहले सुन लो कि हर टाइम पे फोर्स या फिर कोई भी वेक्टर क्वांटिटी किसी भी पार्टिकल या फिर ब्लॉक के ऊपर ऑलवेज एक्स और वाई डायरेक्शन में नहीं लगती है। जब एक्स में लग रही है, सॉरी वाई में लग रही है, एक्स में लग रही है, तो तब तो कोई झंझट की बात नहीं है। लेकिन क्या है कि जब वो किसी दूसरे डायरेक्शन में एक्स और वाई में न लगते हुए कहीं लग रही है, तो कंपोनेंट का मतलब ये होता है कि उस वेक्टर का इफेक्ट किधर, वाई सॉरी एक्स एंड वाई में कितना हो, ये आपको बताना रहता। यही कंपोनेंट का मतलब होता है, यानी कि इफेक्ट ऑफ दिस वेक्टर अलोंग वाई अलोंग एक्स क्या होगा, ये कंपोनेंट का मतलब होता है। प्रोजेक्शन भी बहुत लोग बोलते हैं, तो प्रोजेक्शन भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। कंपोनेंट का मैं मतलब आपको बता दिया हूं कि ये कंपोनेंट और प्रोजेक्शन की, यानी कि उसका इफेक्ट या फिर परछाई उसका, तो ये ए है, बी तो अपना एक्स के अलोंग ही लग रहा है, ठीक है। दूसरी चीज, एक और चीज कि ये चीज हम लोग अभी बात देख ही लेंगे कि दो वेक्टर्स जब के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो, कितने डिग्री का एंगल, 90 डिग्री, जैसे y है x है, तो उन दोनों का इफेक्ट एक दूसरे के ऊपर नहीं पड़ता है, ये भी आप ध्यान दीजिए। पार्टिकल के ऊपर उन दोनों की वजह से इफेक्ट पड़ेगा किसी दूसरे डायरेक्शन में, ये अलग बात है। लेकिन इसका इफेक्ट इसके ऊपर, इसका इफेक्ट इसके ऊपर नहीं आएगा, कि इसका कुछ इफेक्ट इसमें आए तो ये कुछ एडिशन इसमें हो जाए तो ये बढ़ जाए, या फिर सब्ट्रैक्शन हो जाए, घट जाए, कुछ भी, तो इसका इफेक्ट इसके ऊपर नहीं आएगा, डोंट वरी, है ना। हम लोग यहां पे भी इसको देखेंगे। तो हमने कहा कि ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में कितना एंगल, थीटा है। तो हमने कहा कि भाई अब यहां पे हम एक ट्राइंगल बना देते हैं, ये 90 डिग्री आ गया। तो ये जो ये आया, ये क्या है, यही तो इफेक्ट है, इफेक्ट ऑफ नहीं, इफेक्ट ऑफ दिस वेक्टर, इफेक्ट ऑफ ए अलोंग एक्स, है ना। ये क्या आ जाएगा, ये पूरा पोर्शन क्या आ जाएगा, इफेक्ट ऑफ ए अलोंग एक्स, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा भाई, ये पूरा क्या आ जाएगा, इफेक्ट ऑफ ए अलोंग वाई, एक्स और वाई में। तो ये निकलेगा कैसे, तो निकलेगा कैसे कि मैं इसको नाम दे देता हूं, ये ओ हो गया, ये पॉइंट कुछ, ये ए वेक्टर है तो हम लोग इसको कुछ दूसरा ले लेते हैं, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया। तो हम लोग इस ट्राइंगल को बाहर लाते हैं, ओ पी क्यू, ओ पी क्यू एक ट्राइंगल आ गया, है ना, 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये अपने को पता है बेटा, ये क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है ना। ए का मतलब क्या है, ये तो पूरा वेक्टर है, लेकिन ए का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड। और ये एंगल थीटा है, और ये एक्स एक्सिस का कंपोनेंट है, ये वाई एक्सिस का कंपोनेंट है ना। वाई एक्सिस में ये जो एक्स ये बन रहा है, ये क्या है। तो ये आप मेरे को बताओ पहले से कि मैंने ऐसा कहा, मान लीजिए कि भाई जो बी था ना, तो बी में जो वैल्यू अपने पास आ रही है, सॉरी एक्स में पहले से कितना था अपने पास, बी था। डेरिवेशन एक्चुअली मैं बता रहा हूं कि व्हाट इज द डेरिवेशन, लेकिन चीजें कितनी और भी आसानी से इवेल्युएट होके आएंगी, मैं तो आपको एग्जांपल में करके दिखाऊंगा, ठीक है। डेरिवेशन एक्चुअली समझा रहा हूं कि ये मान लीजिए पहले से इसमें क्या था, एक्स में, मैं बस इतने का बता रहा हूं, लेकिन बाद में हम लोग उसको करेंगे। तो ये ए है, तो ये वैल्यू कैसे आएगी, ये ए, ये थीटा, तो ये वैल्यू कैसे आएगी, कॉस थीटा, है ना। क्या होता है भाई, साइन कॉस टेन इज इक्वल्स टू पी बी पी डिवाइड
डिवाइड बाई HHB। इसको क्या पढ़ते हैं? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इस तरह याद कर लो, एक टेक्निक है छोटे बच्चों के लिए। और इसका उल्टा कर देंगे, जैसे साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, टेन का रेसिप्रोकल कॉट। इसका उल्टा करना है, मतलब कि हिंदुस्तान हरा भरा ऊपर और पाकिस्तान भूखा प्यासा नीचे आ जाएगा, लेकिन पाकिस्तान ऑलवेज भूखा प्यासा ही रहेगा, है ना। तो ये ऐसे आएगा। तो कॉस का क्या? कॉस आ जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है? बेस को हम लोग एक्स एक्सिस, यही तो हमारा एक्स कंपोनेंट, हम तो इसको एक्स ले लेते हैं। तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन एच की वैल्यू क्या है बेटा? ए है, तो ए हम लोगों ने ले लिया। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? एक्स की वैल्यू आ गई ए कॉस थीटा। इसी तरह हम लोग ये वाली वैल्यू निकालेंगे तो इसको वाई ले लेते हैं। तो ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आ रहा है। तो बहुत बच्चे और भी मत करते हैं कि सर मैं टेन से निकालूंगा। तो कैसे टेन से निकालेगा यार? तुम कहेगा कि सर कि मैं ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई, दोनों आ गई, पाइथागोरस थ्योरम निकाल के ये लगाऊंगा, फिर यहां से ऐसे करके परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके मैं टेन से, क्या जरूरत है? यहां से डायरेक्ट कर लो ना। तो साइन थीटा क्या है? साइन थीटा इज इक्वल्स टू वाई, है ना, अपॉन टी। वाई अपॉन ए। तो फिर से वाई कितना आ जाएगा भाई? वाई की वैल्यू आ जाएगी, हाँ, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए साइन थीटा। आएगी नहीं आएगी? तो ये साइन थीटा अपने पास आ गया, ठीक है। यानी कि y आ गया, x आ गया। अब वैल्यू अपने पास ये और ये आ गई, यानी कि अब हमने इस वेक्टर का इफेक्ट पहले कहां था? x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में था, कहीं पे यहां पे था। लेकिन अभी हमने कंपोनेंट लिया। कंपोनेंट देखो कैसे लिया, कंपोनेंट का मीनिंग क्या है यहां पे प्रैक्टिकली। ये यहां पे था, ऐसे पहले नहीं x में था नहीं y में था, तो मैंने उसका x में कंपोनेंट लिया। तो ये तो पूरा घूम जा रहा है, यहां तक आ रहा है, लेकिन ये आएगा इधर ही तक कहीं पे, यहां तक कहीं, पूरा नहीं आएगा। पूरा रहता तो x के अलॉन्ग ही रहता। और फिर y में कंपोनेंट लिया हमने, ठीक है। x और y दोनों में कंपोनेंट हमने ले लिया, ठीक। अब क्या करना है? अब करना यह है कि अब इस एक्सिस का, अब इस एक्सिस का हमको लेना है सॉरी मैं क्या बोल रहा हूं, हाँ, ये एक्स ये वाई। तो अब हमने पहले से एक्स एक्सिस में, ये इस तरह था, कंपोनेंट का मतलब हो गया। लेकिन पहले से ही अपने पास क्या था? बी, एक्स एक्सिस में बी वेक्टर था अपने पास, है ना। तो उसका भी हम लोगों को लेना पड़ेगा। तो अभी एक्स एक्सिस में कितना हो गया अपने पास? एक्स एक्सिस में क्या हो गया? बी प्लस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग बी प्लस ए कॉस थीटा। कंपोनेंट लिया ना हमने। तो कंपोनेंट, बेसिकली मैंने कंपोनेंट लेना आपको सिखाया है एक्चुअली, ठीक है। अभी मैं उसके ऊपर अभी और चर्चा करता हूं, लेकिन पहले इसको डेरिवेशन को कर लिया हम लोग। फिर वाई एक्सिस के अलॉन्ग पहले से कोई वेक्टर नहीं था, या फिर पहले से कोई भी मैग्नीट्यूड का कोई भी क्वांटिटी नहीं था, तो सिर्फ उधर सिंगल क्या है अपने पास? y इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो ए साइन थीटा आ गया, बस खत्म खत्म। x में ये और ये ऐसे। तो अभी इन सबका हमको एक रिजल्टेंट बताना है कि व्हाट इज द रिजल्टेंट, है ना। कि मान लीजिए कि इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगता है x में, और इस वेक्टर की डायरेक्शन में, या फिर ये वेक्टर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, तो ये पार्टिकल आपको नहीं लगता है कि इधर नहीं इधर जाएगा, नहीं इधर जाएगा, वो कहीं इधर जाएगा, उन दोनों वेक्टर्स के बीच में, है ना, ऐसे है। तो ये इन दोनों एक्सिस के बीच में जाएगा, ठीक है। तो हमने कहा ठीक है भाई, आगे क्या है? तो हमने कहा कि ठीक है, आगे आप बताइए कि क्या आएगा अपने पास। तो मैंने कहा चलो तो ठीक है, नया ट्राइंगल हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग नया ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसका रिजल्टेंट निकालने के लिए कि वो एक्चुअली में कितने फोर्स की रिजल्टेंट की वजह से मूव करने वाला है, ये हम लोग उसमें फाइंड आउट करेंगे।
तो आइए अब x में कितना था भाई, x में था b प्लस a cos थीटा, y में कितना था b a sin थीटा, ये आ रहा था अपने पास। तो ये x और ये y, तो हम लोग इसका एक अलग ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक है। वहां पे थीटा एंगल, यहां पे हम लोग फाई एंगल लेते हैं, दूसरा एंगल। अभी हमारे पास पहले x में कितना हम लोग ने लिया था, सिर्फ a cos थीटा, अभी हमारे पास a cos थीटा प्लस b है, तो हमारे पास क्या है a cos थीटा प्लस b है, और ये क्या है a sin थीटा। तो ये क्या आ जाएगा, ये तो रिजल्टेंट है ना, कि ये प्लस ये हमारे पास ये आ रहा था, यानी हमने कहा कि ये OQ है, OQ वेक्टर है ना, और ये क्या है प्लस QP वेक्टर, यही तो हमारे लिए ये वेक्टर आ रहा था क्या OP वेक्टर, और यही तो ट्रायंगल लॉ भी होता है। लेकिन ट्रायंगल लॉ में और भी अच्छे से आपको बताऊंगा, डोंट वरी, यही ट्रायंगल लॉ लेकिन होता है, ठीक है मोस्टली। अभी यहां पे हम लोगों ने ये पॉइंट ली थी O, ये पॉइंट ली थी Q, और ये पॉइंट ली थी P, तो ये सारी पॉइंट्स थी अपने लिए। तो अब हम लोगों को रिजल्टेंट निकालना है, तो भाई ये और ये, अभी हमने यहाँ पे ए वेक्टर वेक्टर नहीं लगाया है, क्यों, क्योंकि हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ए cos थीटा प्लस बी, और ये, तो ये वैल्यू कितनी होगी OP की वैल्यू, OP इज इक्वल्स टू क्या OQ स्क्वायर अंडर रूट, है ना, OQ स्क्वायर, लेफ्ट लिख देते हैं यहाँ पे OQ स्क्वायर, सॉरी हाँ, प्लस PQ स्क्वायर का अंडर रूट होगा OP की वैल्यू। तो OQ क्या आ जाएगा देख लेते हैं, OQ हमारे पास OQ की वैल्यू ये है ना, B प्लस a cos थीटा, तो उसकी वैल्यू यहां पे लिखेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे, तो B प्लस a cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस PQ क्या है अपने पास, PQ ये है, तो PQ की वैल्यू ये अपने पास है a sin थीटा का होल स्क्वायर, ये आया अपने पास। तो अब इसका स्क्वायर करेंगे हम लोग, अंडर रूट में है, ध्यान दीजिए पहले इसका, ठीक है। तो यहां पे स्क्वायर होगा तो ये क्या बन जाएगा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a cos थीटा इंटू b है ना, प्लस 2ab cos थीटा है ना, प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू आ गई अपने पास। ध्यान दीजिए फिर से, ये अंडर रूट में है। अब जगह का अभाव है, ऊपर आ जाते हैं, यहां लिखते हैं कि ये क्या है भाई अपने पास a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या यहां से आपको क्या कॉमन मिल रहा है, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा से a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा से आपको कॉमन मिल रहा है cos a स्क्वायर, तो हम लोग a स्क्वायर को कॉमन लेंगे और लिख देंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, प्लस b स्क्वायर, तो भाई सिंगल लिखा जाएगा, बेचारा अकेला है, पैदाइशी अकेला, प्लस 2ab cos थीटा अंडर रूट में है। ध्यान दीजिए ये वैल्यू आपको आइडेंटिटी पता है, जब छोटे छोटे नन्हे मुन्ने ट्रिग्नोमेट्री में 1 होती है इसकी वैल्यू, ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये वैल्यू आ गई आपकी किसमें, ये वैल्यू आ गई आपकी रिजल्टेंट में, हमने OP निकाला, ध्यान दो, तो ये मैग्नीट्यूड आई है, ठीक है, OP की वैल्यू। तो ये क्या हमारे पास मैग्नीट्यूड, ये क्या अपने पास है OP, तो इसकी वैल्यू हमने मैग्नीट्यूड में यहां पे कैलकुलेट कर ली। किसी भी दो वेक्टर का रिजल्टेंट क्या आएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और थीटा क्या है उन दो वेक्टर्स के बीच में बनने वाला एंगल, ऐसे। तो कई बार बच्चे ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वेक्टर्स के बीच में बनने वाला एंगल मतलब क्या सर, तो मतलब ये होना चाहिए हेड्स टू हेड, हेड्स को ही हमको देखना है बार बार, तो ये बीच में जो बनने वाला एंगल रहेगा उसको देखना है। मान लो
कि ये ऐसे हमने कर दिया, ये ऐसे कर दिया इधर की तरफ, तो ये एंगल इसके बीच में नहीं रहेगा, भले वेक्टर यहां से नीचे से जा रहा है, ये ऐसे इधर सामने जा रहा है यहाँ इधर, तो इन दोनों वेक्टर्स के बनने बीच में बनने वाला एंगल क्या होगा, ये एंगल होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि ये वेक्टर का हेड इधर ना करके मैं इधर कर दूं, तो आपको इधर नहीं जाना है, हेड्स को ध्यान देना है। हेड्स किधर है, हेड्स से हेड्स के बीच में देखना है, तो हेड से हेड्स के बीच में आपको एंगल को देखना है, तो ये एंगल बनेगा। तो इस तरह आप एंगल बनाने के बारे में थोड़ा सा ध्यान देंगे, और ये अपने पास रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स आएंगे। अभी एक चीज हमारी रह गई है, क्या, फाई की वैल्यू। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फाई, तो tan फाई की वैल्यू अपने पास आ जाएगी परपेंडिकुलर बाय बेस या फिर अपोजिट अपॉन बेस। तो tan फाई की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। तो tan फाई इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, a sin थीटा डिवाइड बाई a cos थीटा प्लस b, ये वैल्यू आ जाएगी tan फाई की। देखिए, यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर की जो वैल्यू आई है वो इन दोनों के बीच में ही आई है। मोस्टली ऐसा ही होता है कि एक्यूट एंगल्स के केस में आपको ऐसा ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल की केस से जब आप -2ab करके रखते हो, तो ऑब्ट्यूज मतलब कि 90 से ज्यादा, 90 से ज्यादा, तो ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। तो मे बी क्या, हाँ, ये माइनस में आ जाएगा ना, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर ये -2ab cos थीटा होता है। तो हम लोग जब वैल्यू यहां पे रखते हैं तो ऑब्ट्यूज वाले केस में रिजल्टेंट वेक्टर उन दोनों के बीच में नहीं आता है, अदरवाइज एक्यूट वाले केस में, यानी कि जब उन दोनों के बीच का एंगल 90 से कम हो, मतलब ये कंडीशन हो, ऐसे इससे कम होना चाहिए, है ना, 90 है या फिर 90 से कम, तो उन दोनों के बीच में ही आएगा रिजल्टेंट उसका। और उस रिजल्टेंट ओपी का एंगल जो एक्स एक्सिस से आएगा वो क्या आएगा, tan फाई इज इक्वल्स टू a sin थीटा प्लस a cos थीटा प्लस b, ये आएगा अपने पास उसका एंगल। अब हम लोगों ने क्या निकाला, डबल वेक्टर्स को हमने देखा, यहाँ पे वेक्टर्स कैसे आता है, कंपोनेंट्स। अब देना है हमको कंपोनेंट पे दबाव, कंपोनेंट निकालना, ऊपर से दबाव देना है, दिल्ली से, है ना, कि सर कंपोनेंट निकालने का जो थोड़ा झमेला है ना, वो झमेला थोड़ा क्लियर कर दो, वरना हम लोग गंगा नहा लेंगे। मैंने कहा बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, व्हाई नॉट। तो ये रहा अपना डेरिवेशन का वे, इसी तरह डिराइव है, आपको इस तरह सीखो और मस्त हो जाओ, गंगा नहाओ। गंगा नहाने का मतलब IIT निकालो, यमुना नहाने का मतलब IIT मेंस निकालो। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं हम। ये नोट कर लीजिए इतना, फिर तो वेक्टर का हम लोग सीखते हैं थोड़ा क्वेश्चंस। मान लीजिए क्वेश्चन से डायरेक्ट करते हैं, कि जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन नहीं है, ये कॉन्सेप्ट ही समझो सिखा रहे हैं, लेकिन मैं ऐसे 5 है, ये 30 डिग्री पे बना हुआ है, तो इसका इफेक्ट एक्स और वाई में कितना आएगा, है ना, एक्स और वाई में इफेक्ट क्या आएगा। तो आपको ऑलवेज क्या करना है, अब बार बार ट्रायंगल थोड़ी बनाने जाओगे। मान लो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, तो बार बार ट्रायंगल बनाने जाओगे तो मजा नहीं आएगा। तो कैसे करना, जैसे कि अब इसको बाहर निकाले हम, फिर से बता देते हैं लेकिन एक बार। ये कितना है 30 डिग्री, ये कितना है 5, तो ये और ये चाहिए, कंपोनेंट मतलब एक्स और वाई के अलाउंग चाहिए, तो जेड के अलाउंग भी, लेकिन हम लोग यहाँ पे मोस्टली यही होता है, तो जेड के लिए भी मैंने बता रखा हूं आपको। तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा, ये आपको चाहिए, ये x हो गया, ये y हो गया, तो क्या cos 30 इज इक्वल्स टू x अपॉन 5 आ जाएगा। ओके, x अपॉन 5 में आपको x की वैल्यू आ जाएगी 5 cos 30, ठीक है। y में क्या आ जाएगी, y में इसी तरह y के लिए भी, तो y के लिए भी लिख देते हैं, sin 30 में तो आप बुरा मान जाओगे, तो y अपॉन 5 आ गया, ठीक है, तो बुरा नहीं मानना है।
बुरा बिल्कुल नहीं मानना है, बुरा नहीं माने, देखो लिख दिया हूं। तो y इज इक्वल टू 5 sin 30, तो आ गया 5 sin 30 ये वैल्यू, और ये वैल्यू अपने पास। तो यही कंपोनेंट्स है। तो क्या इससे मीनिंग क्या निकलती है कि कभी भी कंपोनेंट पूछे तो क्या करना है, लिखना है x, लिखना है y, और 5 तो चिपका लेना है ना, दोनों में 5 क्या करना है, चिपका लेना है। देखो 5 5, लेकिन cos कहां, साइन का। cos वहां पे लिखना है कि वेक्टर का एंगल किस एक्सिस के साथ आप देख रहे हो। कहने का मतलब ये कि इस वेक्टर का एंगल जो है वो क्या देख रहे हो आप, 30 डिग्री एक्स के साथ देख रहे हो, और 60 डिग्री वाई के साथ देख रहे हो, क्योंकि दोनों के बीच में कितना होता है, 90 डिग्री। लेकिन 30 डिग्री आप एक्स से और 60 डिग्री वाई से, लेकिन हम लोग 30 डिग्री एक्स से देख रहे हैं, उसी के ऊपर हम लोग जाके क्वेश्चन को कर रहे हैं। तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 5 cos 30। तो कहने का मतलब कि वेक्टर का एंगल जिस एक्सिस के साथ है उसके साथ cos लिख लेना है आपको, उसके साथ क्या लिखना है, cos। तो हमारे पास ये वेक्टर है कोई, और उसका एंगल हम लोगों ने x एक्सिस के साथ देखा है हमारे पास, है ना, तो उसके साथ क्या, cos। ऐसे क्या लिख लेंगे, cos 30, और बाकी दूसरे के साथ आंख बंद करके, आंख बंद, sin 30। हाँ सही लिख दिया है। तो आ जाएगा 5 sin 30 5 cos 30, इस तरह आपको देखना। और आप बोलोगे सर नहीं मान लो मैं y के साथ करना चाहता हूं, तो कर लो भाई y के साथ। तो हम लोग अब इसके क्या आगे देखेंगे, 60 डिग्री। मान लो क्वेश्चन इस तरह दिया है, तो क्या, तो अब एंगल किसके साथ था, हम लोग एंगल किसके साथ देख रहे हैं आप बताओ पहले। हम लोग एंगल y के साथ देख रहे हैं, किसका, वेक्टर का, कितना, 60। तो y के साथ क्या आ जाएगा, जिसके साथ वेक्टर का एंगल देख रहे हैं हम लोग उसके साथ cos वाला ले लेना, यानी कि 5 लिख के cos क्या, 60, उसके साथ cos, और दूसरे के साथ क्या है, sin 60। देखो दोनों वैल्यू एक ही है, cos 60 और cos 60 और sin 30 की वैल्यू एक ही होती है, 1/2, और sin 60 और cos 30 की वैल्यू एक ही होती है। ऐसे ये वैल्यू इस तरह जा रही है, मान लीजिए sin की 0, 1/2, 1/√2, √3/2, फिर 1 हो रही है। तो अब इसी 1 यहां पे है, 0 यहां पे है, अब इसको रिवर्स कर दो ऐसे ऐसे। तो उधर क्या था, 1 था, और इधर क्या था, 0 था, तो 0 इधर चला जाएगा, 1 इधर, यानी cos 0 की वैल्यू 1, और उधर क्या था, sin 60 की वैल्यू क्या थी, √3/2, और cos 30 की वैल्यू √3/2। 45 दोनों कौन साइड करेगा, इधर से भी उधर से, बीच में पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह आपको कंपोनेंट निकालना ऑलवेज, कभी भी। अब देख लीजिए इससे रिलेटेड आपको क्या देखना है, एग्जांपल्स देखना है। ऐसे है मान लीजिए, तो ऐसे है तो क्या करें यहाँ पे भाई, ऐसे दे दे, मान लीजिए दे दिया मैंने कितना, 60 डिग्री दे दिया। तो अभी हम लोगों ने एंगल देखा किसके साथ है, हम लोग y के साथ देख रहे हैं। तो आंख बंद करके y वाले के साथ क्या लिख लेना है, ये वाला क्या लिख लेना भाई, मान लीजिए 2 है, तो 2 cos 60 आ गया, और ये क्या आ जाएगा, ये वाला, मतलब ये वाला इक्वल इसी के है ना, तो ये क्या आ जाएगा, 2 sin 60। खत्म, आंसर, आंसर है। इस तरह आपको कंपोनेंट निकालना है, ध्यान देना है इस चीज का, ठीक है। तो ऐसे आपको कंपोनेंट निकाला जाता है। डबल वेक्टर्स का मैंने क्या निकालना बताया आपको, उसका एंगल कैसे निकालते हैं वो भी निकालना बताया मैंने। तो एंगल निकालने में तो आपको जो tan फाई का फॉर्मूला लिखा है उसको करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको a² b² + 2ab + 2ab cos थीटा का फॉर्मूला लगाना, जो भी आए उससे एक ट्राइंगल बना के बेस अपॉन हाइपोटेनस या फिर बेस अपॉन परपेंडिकुलर कर देना। यू विल गेट व्हाट, एंगल ऑफ द वेक्टर फ्रॉम x एक्सिस y एक्सिस, जो भी आपको जैसे भी निकालना है उस तरह आप निकाल सकते हो बड़े आराम से, ठीक है। तो इस तरह कंपोनेंट निकालते हैं। कंपोनेंट और भी मान लीजिए क्वेश्चंस और देख रहे हैं हम लोग कंपोनेंट का, कि मान लीजिए ऐसे है, इधर से है, ये वेक्टर है, इसकी वैल्यू 5 है, और थीटा की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री। तो अभी हम लोग एंगल किसके साथ देख रहे हैं, x के साथ ही देख रहे हैं। तो x वाले के साथ क्या ला देंगे आप,
एक्स वाले के साथ एक्स का कंपोनेंट आ जाएगा 5 cos 45 और वाई वाले का कंपोनेंट क्या आ जाएगा 5 sin 45। क्या लिख सकते हैं 5 cos 45, 5 cos 45 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू cos 45 sin 45 की वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, भूत खाना नहीं है, आपको खाएगा नहीं, टेंशन मत लीजिए, ये वैल्यू क्या आ जाएगी वैसे। तो आपको वेक्टर का कंपोनेंट लेने का मूल मंत्र क्या है कि जिसके साथ वेक्टर का एंगल दिखे उसके साथ cos और दूसरे के साथ आंख बंद sin। तो ऐसे करना है। तो ये आपके कंपोनेंट तक मैंने बताया वेक्टर को। अभी आपको ट्रायंगुलर लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ये सब सारे प्रोडक्ट्स आपको बताने हैं। और जो मैं बताऊंगा इसका डेरिवेशन मैंने राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करके किया, पाइथागोरस थ्योरम का बहुत यूज किया, जो आप 9th 8th में पढ़े हो, यानी कि बेसिक से उठाया है। तो ये चीजें आप समझो, लिखो, पढ़ो, आगे बढ़ो। जय हिंद।